इसीलिए कुछ लोग कहेंगे यार बॉडी ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, ठंडी हो गई यानी मर गया वो, ठंडी हो गई यानी कि मर गया। देखिए आज हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारा जो शरीर होता है वह जैव प्रक्रम की प्रक्रिया पर ही निर्भर है। यदि यह प्रक्रिया नहीं होती है तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैव प्रक्रम क्यों इतना अनिवार्य है और ये है क्या? जैव प्रक्रम क्या है इसको समझते हैं। इसको लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं इंग्लिश में। जैव प्रक्रम की जो डिफिनीशन है वो बहुत ही छोटी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। आपके शरीर में मैं अगर थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊं तो देखिए, यहां आप समझ लीजिए कि खाने से लेकर के पाचन तक, उत्सर्जन तक, श्वसन यानी जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, वह सब जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। हमारा बॉडी, हमारी बॉडी, हमारा शरीर हमको जिंदा रखने के लिए जो कुछ भी करता है वह सब समझ लीजिए जैव प्रक्रम है। इसलिए डिफिनीशन, नॉर्मल सी डिफिनीशन, अगर जो हम बात करें नॉर्मल सी डिफिनीशन की, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मिल करके अनुरक्षण का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? अनुरक्षण का कार्य। अनुरक्षण मतलब शरीर को, बॉडी को सुरक्षा देते हैं, उसको जो है क्या करते हैं? जिंदा रखने में मदद करते हैं। भाई हम लोग चलते फिरते हैं, है ना, उठते बैठते हैं, देखते हैं, तो हमारे शरीर में जितने भी तंत्र हैं वो सब मिल करके, सम्मिलित रूप से मिल करके ये काम करते हैं। भाई हम हर एक तंत्र के बारे में इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। जितने भी तंत्र हैं, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस तरह के जो भी तंत्र है, कंकाल तंत्र, परिवहन, परिसंचरण तंत्र, ये सब जो है हम लोग इस जो है चैप्टर में पढ़ेंगे और ये सब मिल करके हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सभी जीवधारी, जो जितने भी जीवधारी होते हैं, उन सभी के शरीर में, वो चाहे छोटे हों बड़े हों, उससे नहीं मतलब है, उन सभी के शरीर में संश्लेषणात्मक और विखंडनात्मक ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। अब ये संश्लेषणात्मक क्या होता है? संश्लेषणात्मक उसे कहते हैं, जैसे मान लिया आप देखते हो कि आपके शरीर में बहुत सारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब क्या होते हैं? निकलते हैं शरीर के अंदर। निकलते कि नहीं निकलते हैं? भाई आप भोजन करते हो तब भी देखते हो लार निकलती है। यानी हमारे शरीर से कुछ न कुछ, हमारी ऐसी ग्रंथियां हैं हमारे शरीर से, मतलब शरीर में, हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे ग्रंथियां लगी हैं जो क्या कर रही हैं? कुछ निम्न पदार्थों का श्रावण करती है, जो कहीं भोजन को पचाने में मदद करते हैं, ठीक है, कहीं जो है मतलब बच्चे से, छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे से धीरे धीरे हम वयस्क हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी ग्रंथियों का, हमारे हार्मोन्स का, उससे निकले हुए पदार्थ का ही योगदान है उसमें। एक छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, वृद्धि कारक हार्मोन्स की बात कर लें यहाँ पर अगर जो, फिर वही जो है जवान युवा व्यक्ति धीरे धीरे फिर जो है वृद्धावस्था की ओर चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि फिर हार्मोन्स कुछ ऐसे बनना स्टार्ट होते हैं जो आपके शरीर को धीरे 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 क्या करने लगते हैं? डाउन करने लगते हैं। आपकी त्वचाएं सिकुड़ जाती हैं, आपका जो ये सारे तंत्र होते हैं वो कुछ स्लो काम करने लगते हैं, प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तो ये सब हमारा जैव प्रक्रम के अंतर्गत है। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब जैव प्रक्रम है, क्योंकि जैव प्रक्रम जब तक नहीं होगा शरीर में, हम लोगों का चलना फिरना, उठना बैठना, यहाँ तक कि सोचिए कि बॉडी हमारी डेड हो जाएगी अगर जो जैव प्रक्रम की घटना नहीं होगी। जैव प्रक्रम बहुत ही अनिवार्य है।
इसीलिए नाम रखा गया है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। लाइफ मतलब जीवन भी होता है, होता कि नहीं होता है? यानी जीवन की जो भी प्रक्रिया है वह हमारी बॉडी के अंदर होती है। जो संश्लेषणात्मक और विखंडनात्मक प्रक्रियाएं हैं ये सब इसीलिए है कि भैया शरीर को किसी तरह हमको मेंटेन रखना है, जिंदा रखना है। भैया आप देखते हो हम लोग औषधियों का इस्तेमाल करते हैं, कोई बीमारी हो जाए, कोई रोग हो जाए, हम लोग औषधियाँ इस्तेमाल करते हैं। औषधियाँ जो है हमारे शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को या फिर उस बीमारी को जल्दी खत्म करने में मदद करती हैं। लेकिन यदि हालांकि हमारे शरीर के अंदर ये क्षमता मौजूद होती है, अगर जो हमको कहीं चोट लग जाती है तो देखिए आप दवा नहीं भी लेते हैं तब भी कुछ घाव ऐसे होते हैं जो क्लियर हो जाते हैं, भर जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये क्षमता है, वो आपके शरीर को अनुरक्षण दे रहा है। ये सभी जितने भी प्रक्रम हैं मिलके आपको तुरंत जो है सुरक्षा प्रदान करते हैं। बस कभी कभी क्या होता है जब बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है तो वहाँ पर फिर कुछ मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। जैसे बड़े काम के लिए कई सारे मजदूर की ज़रूरत पड़ जाती है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो वैसे ही जब कहीं ज़्यादा चोट लग जाती है तो हम लोग बाहर से यानी कि कुछ मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ट्यूब इस्तेमाल कर लेते हैं जो घाव पर हम लगाते हैं, एंटीबायोटिक ट्यूब जो हमारे संक्रमण से घाव को बचाता है। ठीक है, तो ये सब जो हम कर रहे हैं तो बाह्य रूप से हो गया, किसी औषधि का इस्तेमाल करना जो है कुछ भी, लेकिन हमारा शरीर अंदर से भी इस चीज़ को कर सकता है। अगर जो अंदर से करना बंद कर दिया उसने तो आप बाहर से कितना भी लेप लगाइए, चाहे कितनी भी औषधि आप खा लीजिए, काम नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना? ये काम तभी होता है क्योंकि हमारा शरीर उस लायक है, नहीं लायक होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जैव प्रक्रम बहुत ही अनिवार्य हमारी प्रक्रिया है शरीर में होने वाली, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, हेडिंग हो जाएगी, चैप्टर नेम पहले लिख देते हैं, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम जैव प्रक्रम ये चैप्टर का नाम है। हेडिंग भी हमारी यही हो जाएगी, जैव प्रक्रम। यानी जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, है ना? जैव प्रक्रम। तो इसमें लिखेंगे वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित मतलब क्या होता है? मिलकर। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम कहलाते। अगली हेडिंग है, ये समझ लीजिए, जीवों में होने वाली क्रियाओं के प्रकार। क्रियाओं के प्रकार। ये है हमारी हेडिंग। दो प्रकार होते हैं भैया। दो प्रकार कौन कौन से हैं?
पहला है आपका, पहला पॉइंट उपचयी क्रियाएं, उपचयी क्रियाएं। दूसरा हो जाएगा अपचयी। अब हमको समझना यह है कि ये अपचयी और उपचयी कौन सी बला है ना। तो देखिए, दिमाग में एक बात अपने अंदर समझ लीजिए, एक फीड कर लीजिए माइंड में एक बात, कि हमने जो जैव प्रक्रम पढ़ा है उस जैव प्रक्रम के अंतर्गत दो प्रकार की होने वाली क्रियाएं हैं, यानी जीवों में होने वाली क्रियाओं के दो प्रकार हैं। ठीक है, पहला है आपका अपचयी क्रियाएं, दूसरा है वो, पहला है उपचयी क्रियाएं और दूसरा है अपचयी क्रियाएं। देखो, नाम में ही डिफरेंट है, और नाम से ही, जो नाम होता है ना, उन नाम ही काफी कुछ स्पष्ट कर देता है। हेडिंग का जो नेम होता है ना, हेडिंग का मतलब ही यही हुआ कि कुछ ऐसा हेडिंग में होना चाहिए जो, जिससे थोड़ा बहुत जरूर क्लियर हो जाए कि हमको क्या लिखना है या हमसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। चलिए इसको समझ लेते हैं। देखो, दिमाग खोल करके देखिए, तुरंत समझ में आएगा। देखो, उपचयी क्रियाएं जो होती हैं, उपचयी क्रियाएं, इसमें क्या होता है, इन क्रियाओं के अंतर्गत जो सरल कार्बनिक अणु होते हैं ना, या जो सरल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थ, वे सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। क्या समझा आपने? उपचयी क्रियाओं में सरल कार्बनिक पदार्थ, किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं भैया? जटिल में कन्वर्ट हो रहे हैं। किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? जटिल में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। जटिल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। क्लियर हुआ? यानी उपचयी बहुत ही सरल है। आप पहले जो डिफरेंट है उसको तो समझें, फिर हम आपको बताएंगे सरल कार्बनिक और ये जटिल कार्बनिक क्या। पहले तो आप ये समझिए कि अंतर क्या है। तो अंतर ये है कि सरल कार्बनिक पदार्थ बदल जाते हैं किसमें? जटिल में। क्लियर हुआ? इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं भैया? सरल कार्बनिक में। सरल कार्बनिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? सरल। हम उधर नहीं लिख रहे हैं, सरल डाल दिया, समझ जाइएगा। यानी सिंपल सी बात। अब आपसे कोई पूछे कि अपचयी उपचयी में अंतर क्या होता है, अपचयी क्रियाएं और उपचयी क्रियाओं में क्या डिफरेंट होता है, तो भैया कह दो, उपचयी जो होती हैं उसमें सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल में बदल जाता है, यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाता है, और अपचयी क्रियाओं में जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूट जाता है या बदल जाता है। सिंपल सी बात आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज और समझो, थोड़ा सा इसको मिटाल देते हैं। इसी में अभी समझाएंगे आपको। ये लिखा रहने को, इधर जगह स्पेस नहीं बचा था, इसमें लिख देता हूं फिर से। इसमें क्या हो रहा था? सरल कार्बनिक पदार्थ किस में बदल रहा था? जटिल में भैया। ओके, ये बात हमने आपको बता दी। इसमें आती है, उदाहरण की बात करें तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो घटना होती है, प्रकाश संश्लेषण,
एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, उदाहरण में, जो प्रकाश संश्लेषण है वो सरल कार्बनिक पदार्थों को जटिल में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण। एक चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, सरल कार्बनिक पदार्थ जब जटिल में बदलता है यानी उसका इसमें संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण मतलब ये निकलता है या यूं कह लीजिए बनता है। लेकिन इसमें थोड़ा बोलने में आपको डिफरेंट करना पड़ेगा। इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ का विखंडन होता है। किसमें? सरल कार्बनिक पदार्थ में। तो हम ऊपर आप यहां पर विखंडन लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही ना बात भैया? इसमें क्या बोलेंगे आप? फिर से एक बार क्लियर करिए। सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में जब बदलता है तो उसका संश्लेषण होता है, यानी कि सरल कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण हो जाता है किसमें? जटिल में, जटिल कार्बनिक पदार्थ में, राइट। और इसमें आप क्या बोलेंगे कि जटिल कार्बनिक पदार्थ का विघटन हो जाता है, यानी विखंडन हो जाता है किसमें? सरल कार्बनिक पदार्थ में। क्लियर हुआ? देखो मेरी बात समझो, विखंड यहां पर इस बात को हम क्यों ऐड कर रहे हैं, समझिए मेरी बात। देखो संश्लेषण में क्या होता है, किसी भी पदार्थ का यानी जटिल जो है, सरल जो है जटिल में बदल रहा है, उसका निर्माण हो रहा है, वो बन रहा है। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर हुआ? यानी उसमें क्या हो रहा है? बन करके आ रहा है, यानी संश्लेषण हो रहा है। लेकिन इसमें जटिल कार्बनिक पदार्थ टूट रहा है भाई, तभी तो वह सरल बनेगा। जैसे आप देखो, जैसे मैं आपको शरीर के बारे में जैसे मैं बताऊं तो मैं भाई, हमारे शरीर में सारे तंत्र मिल के काम करते हैं ना, लेकिन हम उसको सरल बना करके आपको पढ़ाते हैं। कैसे? जैसे आपको पाचन तंत्र अलग पढ़ाया, परिवहन तंत्र अलग पढ़ाया, उत्सर्जन तंत्र अलग पढ़ाया, कंकाल तंत्र अलग पढ़ाया, है ना, तंत्रिका तंत्र अलग पढ़ाया, ये सब अलग अलग पढ़ाया गया। अब इससे होता क्या है, अलग अलग आपने सारी चीजों को सीख लिया, यानी हमको तोड़ दिए हैं। क्या करती हैं? हमारा जो शरीर है वो एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है। हम इसको पहले क्या करते हैं? तोड़ देते हैं और तोड़ तोड़ के आपको समझाते हैं। क्लियर हुआ? फिर उसी को जब हम सारे तंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं तो उसी को फिर हम आपको जोड़ के बताते हैं, क्योंकि हमारा शरीर मिलके, हमारे सारे तंत्र मिलके काम करते हैं भैया। ये थोड़ी ना है कि अभी 5 मिनट पहले पाचन तंत्र काम कर रहा था और 10 मिनट बाद अभी जो है उत्सर्जन तंत्र, वो जो है आपका श्वसन तंत्र काम करने लगा। ये थोड़ी ना है, सब मिलके अभी डिफिनेशन में यही चीज लिखाई ना, सम्मिलित रूप से, यानी मिल करके काम कर रहे हैं भैया, ये अलग अलग नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस पॉइंट में आपको बस थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है कि इसमें सरल पदार्थ जटिल में बदल रहा है, लेकिन इसका संश्लेषण हो रहा है। इसलिए देखो प्रकाश संश्लेषण लिखा हुआ है, और यहां पर जटिल कार्बनिक पदार्थ का विखंडन हो रहा है सरल में। अब इसमें एक उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में समझिए, इसमें कौन कौन से ऐसे चीजें आएंगी भैया जो जटिल को सरल में बदलती हैं। अरे पहला तो है आपका पाचन तंत्र, है कि नहीं है? अरे आप देखते हो ना, इतना बड़ा रसगुल्ला खाते हो कि नहीं खाते? और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में आपका मुंह तोड़ करके उस भोजन को क्या कर देता है? अंदर भेज देता है। यानी मुंह में खाए कि वहां से ही उसका विखंडन चालू हो जाता है कि नहीं चालू हो जाता है? यानी आपने जो इतना बड़ा रसगुल्ला खाया था वो देखो छोटा छोटा होने लगा कि नहीं होने लगा? टूटने लगा। अब ये तो हम मान लिया दांतों के द्वारा तोड़ रहे हैं भाई, हमारी जो लार मिली है ना, हमारा जो सलाइवा मिला हुआ है भोजन के अंदर, वो भी तो कुछ काम करेगा। फिर पेट में जाएगा, उस वहां पर उपस्थित एचसीएल भी तो कुछ काम करेगा। हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज, ये सब भी तो कुछ काम करेगा। यकृत से निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, रस हैं, वो भी तो उसमें काम करेंगे। ये सब मिलकर के क्या करेंगे? पकाएंगे। यानी भोजन को क्या करेंगे? पूरी तरह से विखंडित कर देंगे। और जितने ही जल्दी विखंडित होगा भोजन, जितने ज्यादा टुकड़ों में वो बटेगा, उतने ही ज्यादा एनर्जी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? भाई आप तोड़ो, बात समझ में आ रही है ना? आप जरा सोचो, यदि हमारा शरीर ये ना करे, हमारा पाचन तंत्र ये ना करे,
आप एक पूरा रसगुल्ला गटक जाए और अंदर वो टूटे ना, फूटे ना, उसका विखंडन ना हो, पाचन ना हो, तो भैया उस जो आपने खाया, क्या उससे पूरी एनर्जी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। विखंडन होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए खाओ तो इत्मीनान से खाओ, आपको फुल एनर्जी का लाभ मिलेगा। अब आप क्या कर रहे हैं? ठूसे जा रहे हैं, लगातार खाए जा रहे हैं, और खा ऐसे रहे मुंह में गया कि तुरंत अंदर। अब हो क्या रहा है? अब आपने उसको खूब जो है पचाया नहीं, मतलब खूब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा, और जब खूब छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ेंगे तो आपका शरीर उसको सही से नहीं पचाएगा। आपने खा तो ज्यादा लिया लेकिन एनर्जी पूरी उससे आपको नहीं मिली, वो वेस्टेज के रूप में बाहर बाद में हो जाएगी। इसलिए खाओ तो बहुत ही इत्मीनान से। अगर एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जैसे जूसर वाली जो मशीन होती है, जूस निकालने वाली होती कि नहीं होती? अब आप जरा सोचो, जब आप जूस की दुकान पर जाते हैं और वो क्या करता है, मशीन में डालता है जिस चीज़ का भी आप जूस पीने वाले हैं, और क्या करता है, उसकी पेराई करता है। बात समझ में आ रही है? आती कि नहीं आती है? गन्ना वाली मशीन पर आप देखा होगा, जब गन्ने का जूस पीने जाते हैं कितनी बार डालता है, और बार बार डालता है, और उसके अपने जो दो चक्कों के बीच में जब गन्ने को डालता है ना, तो हर बार जब डालता है तो चक्के के दोनों चक्के के बीच की जो दूरी है वो कम कर देता है, जिससे ज्यादा मात्रा में पिसे, और ज्यादा मात्रा में वो जो है धीरे देखते हो ना, गन्ना पूरा क्या हो जाता है, एकदम चीथड़े उड़ जाते हैं गन्ने, और पूरा जूस निकल आता है। अब आप खाने के चीथड़े नहीं उड़ाओगे तो फिर जो है जूस नहीं निकलेगा पूरा, है ना, आधा तो बेकार चला जाएगा। तो आप जब खाना खाओ तो खाने के चीथड़े उड़ा दो मुंह में ही, ठीक है। अब देखो, पाचन तंत्र तो हो गया, श्वसन तंत्र भी भैया नहीं गया है, इसमें ये भी इसी में शामिल है। शामिल है कि नहीं शामिल है? ऑक्सीजन जब जाती है तभी तो अंदर विखंडन होता है, ऊर्जा मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती भैया? श्वसन तंत्र भी तो है, उत्सर्जन तंत्र भी इसी में शामिल है। उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र भी शामिल है भैया। ध्यान रखना, ये सारे तंत्र मिल के ही काम करते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं, सब अभी प्रेजेंट टाइम पर आप लोग यहां पर हैं, सभी के शरीर में सब हो रहा है, ठीक है। आपके शरीर में पाचन भी हो रहा है, जो खा के आए हैं सुबह, ठीक है। श्वसन तो कर ही रहे हैं, ब्लड तो आपके शरीर में बह ही रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई हम बोल रहे हैं तो हमको लगातार एनर्जी हमारे शरीर से मिल रही है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। अभी हमको एनर्जी ना मिले तो हमारा शरीर जो है ढेर हो जाएगा, है ना। ट्रैक्टर देखा है, जब तक फ्यूल उसके अंदर जलेगा तभी तो आगे वो चलेगा, नहीं जलेगा तो आगे नहीं चलेगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में ईंधन जल रहा है लगातार। जो ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना, ये यही तो टेम्परेचर है। आप जब डेड हो जाते हैं, कोई डेड हो जाता है तो ठंडा क्यों पड़ जाता है? क्योंकि ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये जो जैव प्रक्रम है, वो ठप हो गया। आप देखते हो ना, मशीन जब काम करती है, कोई भी मशीन काम करते करते क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, नहीं गर्म हो जाती है। अब आपका शरीर इसीलिए 37 डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए हुए है, क्योंकि आपके शरीर में ये सब प्रक्रियाएं चल रही लगातार। आपके शरीर में 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बना हुआ है। इसीलिए कुछ लोग कहेंगे यार बॉडी ठंडी हो गई, ठंडी हो गई, ठंडी हो गई यानी मर गया, वो ठंडी हो गई यानी कि मर गया। देखो, अभी हमने सारे तंत्र नहीं लिखे हैं, जो भी हैं सारे तंत्र आएंगे इसी में, जो आपको जटिल से सरल बनाएंगे, ठीक है। इन्हीं तंत्रों के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, इसलिए चैप्टर बड़ा लॉन्ग है, ठीक है। तो आप लोग ये बात बताइए, जितना मैंने अभी समझाया समझ में आया?